हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो अपनी संत रविदास लाइब्रेरी के अंदर 22वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ है, जो पूर्णतः HSC CET बेस पर होता है, उसका हम सलूशन करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम अपना जो 22वें वीकली टेस्ट का जो मैथ हो, जो रीजनिंग का पार्ट है, उसका हम कंप्लीट सलूशन करेंगे। और दोस्तों मेरी यही कोशिश है कि अपने जितने भी पीछे 21 वीकली टेस्ट हुए हैं उन सभी का सलूशन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊँ। तो जिनका भी सलूशन मैंने अभी तक नहीं दिया है उनका भी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे उनका भी सलूशन मैं इस चैनल पर आपको करवा दूं। और दोस्तों मैं अब हम अपने 22वें नंबर का जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका हम सलूशन करते हैं। और इसके अंदर जो मैथ हो, जो रीजनिंग का पार्ट है, जो 41 से लेकर 70 तक के प्रश्न है, उसका हम सलूशन करेंगे। और इसके अंदर जो अपना 41वें नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ था वो दोस्तों अपना प्रश्न है मैथ का प्रश्न इसके अंदर आता है। और उसमें लिखा है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 105 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है तो उसी संख्या के 4 गुणे में 21 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। हमें बताना है कि वो क्या शेष प्राप्त होगा। यदि 105 से भाग देने पर हमें शेषफल 25 प्राप्त होता है और उसी संख्या के 4 गुणे को यदि हम 21 से भाग दें तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता है कि 105 से हम किसी से भाग देते हैं तो उसके अंदर शेषफल हमें 25 प्राप्त हो रहा है, हमें 25 प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों यदि 25 शेषफल प्राप्त हो रहा है, यदि दोस्तों 25 उसमें अधिक न होते तो वो दोस्तों पूरा का पूरा भाग हो जाता। लेकिन इसके अंदर 25 शेष प्राप्त हो रहा है, यानी वो जितना भाग जा रहा है उससे 25 अधिक है। तो वह संख्या यदि 25 अधिक है तो इसलिए ही उसका 25 शेष हमें दिखाई दे रहा है। यदि हम इस संख्या में ये 25 जोड़ दें तो ये वो संख्या हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये 130 आ गया। यदि हम 130 को भाग देंगे 105 से तो दोस्तों हमारा 25 ही शेष आएगा, 25 ही शेष आएगा। तो ये 25 शेष आ गया। इस प्रकार दोस्तों हमें पता है कि शेष वही होता है जो पूरा का पूरा भाग नहीं जा पाती संख्या, जो हमारा बचता है वो अपना शेषफल हो जाता है, शेष हो जाता है। तो यहाँ पर 25 बचा तो हमने इस संख्या में 25 ऐड कर दिया तो हमारी वो संख्या आ गई जिसमें 130 हमारी कैलकुलेट हो गई। तो अब हमने इसको 105 से भाग दिया तो अपना 25 शेष आ गया। अब दोस्तों ये कहता है कि उस संख्या के 4 गुणे को यदि हम 21 से भाग दें तो हमें शेषफल ज्ञात करना है, हमें शेष ज्ञात करना है। तो यदि वो संख्या हमने 130 निकाली, यदि हम इसको 4 से गुणा करें तो 520 आ जाएगा। अब कहता है कि इस संख्या को यदि हम 21 से भाग करें तो शेष क्या होगा। तो हम अब इसको 21 से भाग कर देंगे। यदि हम इसको 21 से भाग करेंगे, सबसे पहले 2 पर जाएगा तो 42 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और हम यहाँ पर 0 नीचे लेकर आएंगे। अब हम देखते हैं तो दोस्तों ये जाएगा 4 पर। अब ये 21 को 4 से गुणा करेंगे तो अपना 84 आएगा, 16 इसका शेष आ जाएगा, 16 इसका शेष आ जाएगा। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि उस संख्या के 4 गुणे को यदि हम 21 से भाग दें तो अपना शेष क्या होगा। तो अपना शेष दोस्तों 16 शेष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अपना ऑप्शन नंबर जो सी जिसमें 16 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो दोस्तों अगला प्रश्न आता है, एक्स ने वाई से कहा आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दोगुनी थी। यदि एक्स की वर्तमान आयु 42 वर्ष है तो निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसके अंदर दिया हुआ है, 8 वर्ष पहले एक्स की आयु वाई की आयु की 5 गुना थी, 14 वर्ष बाद एक्स की आयु वाई की आयु की दोगुनी होगी। उपयुक्त कथनों में से हमें कौन सा कथन सही है ये मैं बताना है। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर यदि उत्तर की बात करूं तो इसके अंदर केवल और केवल जो दूसरा कथन है वो दोस्तों दूसरा कथन इसका सही है। मैं इसकी पुष्टि करके आपको बताता हूं। वो जो ऑप्शन नंबर ए है, उस जो अपना पहला कथन है उसको भी यहाँ पर मैं आपको करवा के बताता हूँ। और इसके अंदर दोस्तों हम कैसे करेंगे कि x ने y से कहा है कि आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दुगुनी थी। यदि x की वर्तमान आयु 42 वर्ष है तो दोस्तों हम यदि केवल 2 कथन को लेकर चलें जो इसमें सत्य है उसके हिसाब से दोस्तों यदि हम देखें तो 14 वर्ष बाद x की आयु y की आयु की दोगुनी होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि जो x है इसकी वर्तमान आयु 42 वर्ष है और ये कहता है कि 14 वर्ष बाद इसकी आयु बढ़ जाएगी, इसकी आयु बढ़ के 56 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 14 वर्ष बढ़ रही है तो इसकी 56 वर्ष हो जाएगी। और उस समय y की आयु की दुगुनी होगी। ये दोस्तों y से दुगुनी है तो y की कितनी मिलेगी, 28 मिलेगी, क्योंकि दुगुनी हो जाएगी। तो ये तो अपनी x की है 14 वर्ष बाद और ये अपनी 14 वर्ष बाद y की है। अब ये कहता है कि 14 वर्ष बाद की है तो हमें यदि इसको वर्तमान लेवल पर लेके आना है तो दोस्तों इसको हम 14 लेस कर देंगे तो इसकी 42 वर्ष ही आ जाएगी।
उसमें से हम यदि 14 लेस करेंगे तो अपना 14 आ जाएगा। ये दोस्तों उनकी वर्तमान आयु आ गई, ये उनकी वर्तमान आयु आ गई, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि ये जो दोनों आयु है ये दोस्तों 14 वर्ष बाद की है। यदि हम इसकी अब निकालेंगे तो दोस्तों इसकी ये फिर हम इसमें 14 लेस करेंगे, क्योंकि 14 वर्ष बाद की है तो हम इसको वर्तमान लेवल पर लेकर आएंगे। तो यदि हम इसको 14 लेस करेंगे तो 42 आएगा, इसमें से 14 लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो ये इनकी वर्तमान आयु अपनी ज्ञात हो गई। अब ये कहता है यहाँ पर दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका जो जन्म हुआ है ये दोस्तों इसका 14 साल पहले हुआ होगा, क्योंकि इसकी अब 14 वर्ष आयु है तो 14 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ होगा। तो 14 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? इसकी आयु 28 थी, इसकी आयु 28 थी। तो इसका देखो दोस्तों इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 14, और उस समय इसके जन्म के समय इसकी आयु कितनी थी? x की 28। तो दोस्तों यहाँ पर दुगनी हो गई ना, यहाँ पर दुगनी हो गई। और यही इस क्वेश्चन के लिखा है कि आपकी जितनी वर्तमान आयु है यानी जो कि 14 वर्ष है उसकी दुगनी थी इसके जन्म के समय। इसका जन्म के समय दोस्तों हुआ तब इसकी आयु कितनी थी? 28, और इसकी वर्तमान आयु कितनी है? इसकी 14 है। तो इस प्रकार दोस्तों इस कथन नंबर 2 जो है ये सही साबित होता है। यदि हम कथन नंबर 1 को लेकर चलें, 8 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की 5 गुनी थी। हाँ, ये दोस्तों इनकी वर्तमान आयु है। 8 वर्ष पहले इसकी 34 आएगी, इसकी दोस्तों 6 आ जाएगी। और ये कहता है कि 5 गुनी थी, तो दोस्तों यहाँ पर 5 गुनी नहीं आ रही है, 5 गुनी से ज़्यादा आ रही है। तो इस प्रकार से कथन नंबर 1 जो है वो दोस्तों अपना असत्य हो जाएगा। कथन नंबर जो 2 है वो अपना सत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है जिसमें केवल 2 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो दोस्तों अगला प्रश्न आता है उसमें लिखा हुआ है कि 12 गुणा 18 गुणा 15 गुणा 40 गुणा 25 गुणा 16 गुणा में 55 गुणा में 105 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या हमें निकालनी है। तो दोस्तों हमें शून्य की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको अभाज्य गुणनखंडों में इसको बांट देंगे। इसकी जितनी भी संख्याएं दी हुई है सभी को अभाज्य गुणनखंड में इसको बांटेंगे, और फिर जो शून्य हमारे बनेंगे उनको हम काउंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा 12 दिया हुआ है, तो 12 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड में बांटें तो 2 गुणा में हम 3 कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि इसका 12 ही आ रहा है। अब दोस्तों हम 18 को बांटें, अब हम यदि 18 को बांटें तो इस प्रकार से कर देंगे। ये सबसे पहले 2 पर जाएगा, फिर दोस्तों 3 पर जाएगा, फिर ये 3 पर जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर देंगे। इसी प्रकार हम यदि 15 को करें तो 15 को सबसे पहले 3 पर जाएगा, और फिर दोस्तों ये 5 पर जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हम 40 का करें तो 40 का हम देखें सबसे पहले 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर दोस्तों 2 पर जाएगा, फिर दोस्तों ये 5 पर जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं 25 का हम करेंगे सबसे पहले दोस्तों ये 5 पर ही जाएगा, 5 गुणा 5 इसका आ जाएगा। अब हम 16 का करें तो 16 सबसे पहले 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, और दोस्तों फिर अपना 2 पर जाएगा। यानी इस प्रकार हम करेंगे, फिर ये 2 पर चला जाएगा। तो इस प्रकार अपना 16 आ जाएगा। 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अपना आ जाएगा। अब हम 55 की करके देखें तो 55 दोस्तों सबसे पहले 5 पर ही जाएगा, इसे गुणा में 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे 105 की हम देखेंगे, 105 सबसे पहले 3 पर जाएगा, तो 3 पर जाएंगे 35 आएगा, 35 दोस्तों 5 पर जाएगा, फिर हम ये 5 कर देंगे, फिर दोस्तों ये 7 पर जाएगा। इस प्रकार से हम इसको अभाज्य गुणनखंड में बांट लेंगे। यदि आपको ऐसे न करना आता हो तो हम इसको ऐसे भी आप करके देख लेना। 12 सबसे पहले 2 पर जाएगा, फिर 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 पर जाएगा तो फिर यहाँ पर 2 पर जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। आगे ये 1 के सिवा किसी पर जाता नहीं है, या 3 के सिवा किसी पर जाता नहीं है, तो हम इसको इतने छोड़ेंगे, तो इसका 2 के गुणा में 2 गुणा 2 ये इसका आ जाएगा। इसी प्रकार हम इन सभी के निकाल लेंगे। सभी को निकालने के बाद में दोस्तों हमारा इसके अंदर देखो, इसके अंदर 0 बताओ कैसे आ सकती है? 0 इसके अंदर इन जो यदि संख्याओं को देखें तो हम यदि 5 को 2 से गुणा करें तो 10 आएगा, 2 को 5 से गुणा कर दो चाहे फिर भी हमारा 10 आएगा। यानी 2 और 5 इसके अंदर हमें देखने होंगे। तो 2 और 5 इसके अंदर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखो 5 सबसे पहले गिन लेते हैं कि 5 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 और 6 बार 5 आया है, 6 बार 5 आया है। अब हम 2 देखते हैं 6 बार है या नहीं है। 1 2 देखो 3 4 5 देखो दोस्तों 2 भी हमारा 6 बार या इससे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो हम यदि 5 के इसके साथ गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा 10 आ जाएगा, 2 की तो ये 10 आ जाएगा। और ये ऐसे 6 बार बन रहे हैं, 6 बार बन रहे हैं, तो दोस्तों ये 0 है तो ये भी 6 बार आएगी।
जीरो भी 6 बार आएगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना 6 हो जाएगा, जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। यानी यदि हम 2 गुणा में 5 या फिर हम 5 गुणा में 2 का जोड़ा बनाएं तभी हमारा 0 आता है। तो दोस्तों ऐसे 6 जोड़े बन रहे हैं तो हमारी 6 बार 0 आ जाएगी। तो इसका उत्तर नंबर जो बी ऑप्शन है जिसमें कि 6 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या न हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी से शुरू हो और आई के साथ समाप्त हो। तो दोस्तों इसका हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ये शब्द लिखते हैं यहाँ पर डी ई एल एच आई, ये दिल्ली शब्द हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें ये तो ऐसे की ऐसे रखने हैं क्योंकि डी से शुरू करता है और आई से समाप्त करना है। तो ये तो दोस्तों ऐसे की ऐसे रखने हैं। 20 के जो 3 शब्द आ गए इनको हमें व्यवस्थित ढंग से लिखना है। हमें चाहे उनका अर्थ हो या फिर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन हमें इनको हम किस प्रकार से कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ये इसने पूछा है। तो दोस्तों इसमें 3 शब्द है, 1 2 3 बीच में रहते हैं। तो हम इसको सबसे पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उल्टा चलेंगे, 2 लिखेंगे, फिर हम 1 लिखेंगे, इनके गुणा करते चलेंगे और अपने वो 6 जो व्यवस्थित ढंग आ जाएंगे। यानी 6 इसके ढंग आ जाएंगे, 6 प्रकार आ जाएंगे जिनको हम अलग अलग प्रकार से इनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें 6 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने अक्षर होते हैं उनको हम उतने ही अक्षर से शुरू करके उल्टा हम चलते हैं, बीच में हम गुणा इनके कर देते हैं। तो इनका 6 जितना भी उत्तर आता है वो इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर 6 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। ACPQ BESU अमन GI, इसका हमें यदि लुप्त पद ज्ञात करेंगे तो दोस्तों हम कैसे करेंगे कि ACPQ लिखा हुआ है और इसका हमें दिया हुआ है BESU ये दिया हुआ है और हमें निकालना किसका है अन GI, इसका हमें निकालना है। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर A के बाद में B C D E, एक अक्षर बीच में है इनके, यहाँ पर एक अक्षर, यहाँ पर 0 कोई भी अक्षर बीच में नहीं छूटा है, यहाँ पर एक अक्षर छूटा है। PQRS यहाँ पर 2 अक्षर छूटे हैं और क्यू के बाद में RSTU यहाँ पर 3 अक्षर छूटे हैं। तो इस प्रकार से हमें ये अक्षर छोड़ के चलने हैं। यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं छूटेगा, अम के बाद में अन आता है, यहाँ पर एक अक्षर छूटेगा अन OP यानी P आ जाएगा, एक अक्षर छूटा है। यहाँ पर 2 अक्षर छूटेंगे HIJ आएगा, H और I छूट जाएगा। यहाँ पर 3 अक्षर छूटेंगे, I के बाद में JKL और यहाँ पर फिर अम आ जाएगा। तो NPJM, तो NPJM ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो 47वें नंबर का जो अपना प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना सही उत्तर होगा। 48वें नंबर का प्रश्न आता है अब अपना, उसके अंदर देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। एक बांस का 1/8 भाग कीचड़ में है, शेष का 1/2 भाग पानी में है, शेष भाग पानी के ऊपर है। यदि पानी के ऊपर वाले भाग की लंबाई 7 मीटर हो तो हमें बांस की लंबाई ज्ञात करनी है कि बांस की लंबाई कितनी है ये हमें बताना है। ये दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है वैसे कि वैसे हम चलते रहेंगे और अपना ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैथ के अंदर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम ऑप्शंस को देख के हम उसको सही टिक कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे यदि हम करते चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूला बेस पर होता है, यदि हमें उनका फार्मूला पता होता है तो हम उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो मैथ के अंदर क्वेश्चन मोस्टली आते हैं और इसके अंदर दिखाए कि एक बांस का 1/8 भाग कीचड़ में है। दोस्तों भाग तो वो एक ही है, वो मान लीजिए इतना लंबा बांस है तो भाग तो वो एक ही है। इसको हम चाहें तो कितने ही भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4 कितने ही भागों में बांट सकते हैं। यानी एक बांस है तो दोस्तों एक भाग है वो, तो एक भाग में उसका 1/8 भाग तो दोस्तों कीचड़ में है। शेष देखते हैं दोस्तों कितना बच जाता है। एक में से 1/8 काटा 7/8 बच गया, 7/8 बच गया। 7/8 का 1/2 भाग है, 1/2 भाग कहाँ पर है वो दोस्तों पानी में है। तो इसका 7/16 भाग पानी के अंदर हुआ, 7/16 भाग इसका पानी के अंदर हो गया। शेष भाग पानी के ऊपर है तो दोस्तों हम निकालना है, देखो टोटल भाग में 1/8 भाग तो जो इसका कीचड़ में आ गया, 7/16 भाग इसका पानी में आ गया, 7/16 भाग पानी में आ गया। ये दोनों के दोनों भाग एक में से, टोटल भाग में से ये दोनों भाग हमने दे दिए। एक इतना कीचड़ में इतना पानी में जो बचा, यानी एक में से यदि हम इनको घटा देंगे जो बचा वो दोस्तों पानी के ऊपर है। तो हम देखते हैं पानी के ऊपर कितना भाग है। यदि हम इसको करते हैं तो 16 अपना एलसीएम आएगा, यहाँ पर 2 प्लस में
7, 9 आ जाएगा। 2 के साथ से हम यदि ऐड करेंगे तो 1 माइनस में 9 बटे 16 आ जाएगा। यदि हम इसको करके देखते हैं तो 16 अपना एलसीएम आएगा, यहाँ पर 16 माइनस में 9 यानी 7 बटे 16 आ जाएगा। यानी जो शेष बचा है वो भाग दोस्तों 7 बटे 16 है, क्योंकि इतना भाग कीचड़ में, इतना भाग पानी में, शेष बच गया। यानी दोनों का दोनों हमने एक में से यानी टोटल भाग में से घटा दिया तो अपना 7 बटे 16 भाग आ गया जो पानी के ऊपर है। और पानी के ऊपर वाले भाग की लंबाई 7 मीटर है, तो इसके बराबर में 7 मीटर है, 7 मीटर है। 16 का 7वां भाग 7 मीटर है। यदि हम इसका पूरा निकालना चाहते हैं, पूरा का पूरा भाग, तो दोस्तों हम इसको उल्ट देंगे तो 7 ये 7 बटे 16 के बराबर है। हम इसको उल्टेंगे तो 16 बटे 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 16 जो मीटर है वो इसकी लंबाई आ जाएगी। जो बांस है उसकी टोटल लंबाई अपनी 16 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जिसमें ए में लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, जैसे इसने बोला है वैसे वैसे हम चलते गए और हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। अब आगे अपना प्रश्न आता है 49वां, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रम से 250% और 400% की वृद्धि होती है तो भिन्न का मान 7 बटे 19 हो जाता है। तो हमें मूल भिन्न जो इसका वृद्धि करने से पहले की जो भिन्न थी वो हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसको हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। हम यदि इसके सबसे पहले हम मूल भिन्न के रूप में ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए जिसमें 10 बटे 19 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें अंश में यानी ऊपर वाले में 250% की वृद्धि, 10 का 250% करेंगे तो दोस्तों 25 आएगा। 25 की वृद्धि हुई है तो दोस्तों ये 35 हो गया होगा, ये 35 हो गया होगा। 19 में नीचे वाले हर में 400% की वृद्धि, इसका यदि हम 400% करेंगे तो हम चीज़ को 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों 76 आएगा। 76 की वृद्धि हुई है तो दोस्तों ये 95 हो गया होगा। तो ये दोस्तों भिन्न हो गई होगी और इसको वृद्धि करने के बाद में भिन्न का मान 7 बटे 19 आ गया, 7 बटे 19 आ गया। अपना कितना आ रहा है, अपना 35 बटे 95 आ रहा है। तो हम यदि इसको काटते हैं तो 5 पर इसका 7 आएगा, इसका 19 आएगा। तो यही भिन्न अपनी आ जाएगी। जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये दोस्तों सुटेबल आंसर है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसका ऑप्शन के हिसाब से लेकर भी इस क्वेश्चन को चलेंगे तो भी अपना सही उत्तर हो जाएगा। हमने निकाल लिया है कि हमने जैसे इसने वृद्धि बोला है उतनी वृद्धि हमने इसके अंदर करके देखी तो 35 बटे 95 आ गया। इसको हमने काटा तो जितना अपना उत्तर जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उतना ही आ गया, 7 बटे 19। अपना अगला जो प्रश्न है, एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है ये हमें बताना है। उसके अंदर हमें साथ में एंगल भी बताना है। तो सबसे पहले हम अपनी दिशाएं मान के चलते हैं। तो अपनी जो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अपनी पूर्व दिशा है, यहाँ पर पश्चिम दिशा है, यहाँ पर उत्तर दिशा है और यहाँ पर अपनी साउथ यानी दक्षिण दिशा हो जाएगी। वह महिला क्या है, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, उत्तर की ओर ये 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर दौड़ती है। फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, फिर वापस आती है 6 किलोमीटर, इसके बीच में आ जाएगा 6 ये हो गया, 6 ये हो जाएगा। इसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, पूर्व की ओर ये है, इसकी 8 किलोमीटर चलती है, ये 8 किलोमीटर चलती है। अब ये कहता है कि अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। इसका प्रस्थान बिंदु ये था, यहाँ से वो किस दिशा में है यानी ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें पता है कि ये तो 8 है, ये 8 है और ये 6 है। हम यदि इसका यहाँ से कोण बनाएंगे तो दोस्तों वो देखो इसका पूरा अपना 90% है, जो अपना 90 डिग्री कोण जो कोण हो जाता है, एंगल हो जाता है। अब ये ऐसे तरह है तो दोस्तों ये 45 है, 45 के करीब है। लेकिन दोस्तों ये 8 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, यानी ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका घुमाव यहाँ पर नीचे की ओर ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये 45 से कम का कोण ये बनेगा। यदि ये 8 मीटर होता है, ये भी 8 मीटर होता है, या ये 6 मीटर होता है, ये भी 6 मीटर होता है, तो दोस्तों हम इसको ऐसे बनाते तो दोस्तों पूरी तरह से वो 45 डिग्री का कोण बन जाता। लेकिन ये दोस्तों 8 का है और ये 6 का है। यदि हम यहाँ पर कोण बनाएंगे तो इसका जो एंगल है वो दोस्तों थोड़ा नीचे की ओर जाएगा, तो इसका 45 डिग्री से कम का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से अपनी जो इसकी दिशा हम देखते हैं, दिशा हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका प्रस्थान यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर ये दोस्तों गई है। तो इस दिशा में हम देखें तो एक तो दोस्तों ये पूर्व दिशा है और एक दोस्तों अपनी उत्तर दिशा है। क्यों उत्तर की ओर, इसके इन दोनों के बीच में ये आ रही है, इन दोनों के बीच में ये आ रही है, तो अपनी उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगी। उत्तर पूर्व में 45 जो डिग्री है से कम कोण पर ये दोस्तों इसकी जो दिशा आ जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन जिसमें कि ये लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जा रही है, देखो ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर इसकी उत्तर दिशा है और ये साथ में इस साइड में भी आ रही है, देखो
इस साइड में भी आ रही है तो ये इस साइड में अपनी पूर्व दिशा है तो उत्तर पूर्व इसका आ जाएगा। अपना 6 घंटियाँ एक साथ बजती आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, ये हमें दोस्तों बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन सभी संख्याओं से भाग हो जाए, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो दी हुई है इन सभी संख्याएं से भाग हो जाए, यानी हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जितना आएगा उस एलसीएम पर ये दोस्तों सभी की सभी घंटियाँ एक समान बजेगी, क्योंकि दोस्तों यदि हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका 120 एलसीएम आएगा। 120 एलसीएम यानी 120 सेकंड हो जाएंगे। 120 सेकंड पर के अंतराल में ये दोस्तों सभी की सभी घंटियाँ जो ये घंटियाँ ये एक साथ बजेगी, क्योंकि 120 से ये सभी संख्याएँ भाग होती है तो 120 पर तो ये सभी के सभी एक साथ बजेगी, यानी 2 मिनट में ये एक साथ बजती है। 2 मिनट के अंतराल में 120 सेकंड का 2 मिनट आ गया। 2 मिनट के अंतराल में ये एक साथ बजती है और इसमें 30 मिनट दी हुई है। 30 मिनट में पहले दूसरे मिनट पर बजेगी, फिर चौथे पर, फिर छठे पर, फिर 8वें पर। इस प्रकार दोस्तों ये 15 बार ये बज जाएगी, 15 बार बज जाएगी। और ये कहता है कि शुरुआत में 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई है, यानी प्रारंभ में भी ये एक बार बजी है तो बजी है दोस्तों, वो भी हम इसमें अंदर ऐड कर देंगे तो टोटल 16 बार ये घंटियाँ आ जाएगी। यदि ये शुरुआत वाली लाइन इसके अंदर इस प्रकार से ना दी हुई होती तो इसका उत्तर अपना 15 ही आता, लेकिन इसके अंदर एक साथ बजनी प्रारंभ हुई है, यानी वो पहले एक साथ दोस्तों बजी है और वहाँ से इसने शुरुआत की है, वहाँ से उसने स्टार्टिंग की है तो दोस्तों वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो अपना दोस्तों 16 उत्तर आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है तो डी अपना ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना 52वें नंबर का प्रश्न आता है 8 की, इसमें पावर दी हुई है 0.4, 4 की दी हुई है 1.6, 2 की दी हुई है 1.6, फिर हमें उसका मान निकालना है, उसका मान हमें कैलकुलेट करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं और हम इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है वो ईजी हो जाए, हम उसको आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, जैसे इसमें अंदर 8 दिया हुआ है, 8 की पावर हमें 0.4 दी हुई है और हमें 4 की पावर 1.6 दी हुई है और 2 की पावर भी हमें 1.6 दी हुई है। हम इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। देखो ये जैसे 2 की 3 पावर बनती है, 2 की 3 बनती है, ये दोस्तों 2 की 2 बनती है, 2 की 2 बनती है, ये यहाँ पर 2 हमें दिया हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी पावर दी हुई है 0.4 और इसकी पावर हमें 1.6 दी हुई है और इसकी पावर हमें 1.6 दी हुई है, इस प्रकार से दी हुई है। यदि ऐसे है तो हम इनकी गुणा करेंगे तो 2 की पावर अपनी कितनी आ जाएगी, 1.2 आ जाएगी यदि इनकी हम गुणा करेंगे, और यहाँ पर 2 की पावर 3.2 आ जाएगी, इन दोनों की गुणा करेंगे, और यहाँ पर अपनी दी हुई है 2 की पावर 1/6। यहाँ पर हम दोस्तों देखो इसका जो ये यहाँ पर इसका जो बेस है वो दोस्तों समान आ गया, एक जैसा आ गया, तो हम यदि गुणा करते हैं तो इसकी पावर दोस्तों ऐड हो जाती है, तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे। अब हम यदि इन सभी को ऐड करेंगे तो दोस्तों हम इसकी ऐड करते हैं तो ये अपना 6 आ जाएगा, 1.2 में 3.2 जोड़ेंगे, फिर हम 1.6 जोड़ेंगे तो हम 2 की पावर अपनी 6 आ जाएगी। 2 की पावर 6 करते तो अपना उत्तर 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर देंगे। दोस्तों यदि आप करना चाहें तो हम इसकी पॉइंट भी हटा सकते हैं। 12/10 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 32/10 आ जाएगा, यहाँ पर 16/10 आ जाएगा, 16/10 आ जाएगा। यदि हम इसका फिर एलसीएम लेंगे 10, हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस में 32 प्लस में 16 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे दोस्तों, तो हम इसको करके देखते हैं तो अपना कितना आएगा, यहाँ पर 47 और 16 यहाँ पर कितना हो जाता है, ये अपना हो जाता है 60/10, तो 0 से 0 कटेगी तो ये 6 बच गया, तो 2 की पावर अपनी 6 ही आ जाएगी। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हम ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है तो हम इसको ऐसे सीधा भी जोड़ सकते हैं। 1.2, 3.2, 1.6 इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 2 की 6 पावर 64 होती है, तो 64 आंसर जिसमें सी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 53वें नंबर का प्रश्न आता है, निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें कुछ लुप्त वर्ण है। हमें दोस्तों इसके अंदर एक श्रृंखला दी हुई है, हमें उस श्रृंखला को पूरा करना है और बीच में हमें ब्लैंक्स दी गई है। ब्लैंक्स में हमें ऑप्शन में दिए गए वर्ण हमें लिखने हैं, जो इसके अंदर सबसे सुटेबल होता है वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये श्रृंखला लिखते हैं जिसमें ए बी दिया हुआ है, फिर हमें ब्लैंक दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, फिर बी सी बी दिया हुआ है, बी सी बी आ गया, फिर हमें दिया हुआ डी सी, फिर डी सी,
DED दिया हुआ है और फिर हमें D दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो ऑप्शन नंबर B है जिसमें ACCE ये लिखा हुआ है वो इसका सही उत्तर होगा। यदि हम इसको यहाँ पर रख के देखते हैं ACCE, देखते हैं दोस्तों इसकी क्या संख्या बनती है। AB CB CD ED। हम इसको दोस्तों तोड़ के देखें तो 5 अक्षरों की 5 वर्णों की एक दोस्तों कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे बनता है? ABA BC B CD C और DE देखो यहाँ पे 5 अक्षरों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। AB फिर A आ गया, BC फिर B आ गया, B से शुरू हुआ है, फिर अपना CD C आएगा, DE फिर D आएगा। तो इस प्रकार से अपन ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें ACCE लिखा हुआ है। अपना जो दोस्तों अगला प्रश्न आता है, हमें इसके अंदर एक सिंबल दिया गया है, उस सिंबल के स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आएगा ये हमें बताना है। और सबसे पहले हम ये जो इसके अंदर दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके अंदर दोस्तों जो दिया हुआ है उसमें हम ऐसे सिंबल बनाते हैं और ये सिंबल में हमारा कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसमें हमें आगे प्लस में 1, फिर हमें ये सिंबल दिया हुआ है, फिर +5, फिर हमें ये दिया हुआ है, फिर ये 2 बार लिखा हुआ है, हम इसको 2 बार लिख देंगे, फिर प्लस में C सिंबल 1 दिया हुआ है, फिर बराबर में 1, फिर ये हमें 2 बार ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कौन सी संख्याएं लिखें तो ये दोस्तों बराबर में ये संख्या अपनी आ जाए। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम सभी ऑप्शन को यूज करके देखेंगे। सबसे सुटेबल जो इसका जो तरीका है वो दोस्तों यही है कि हम इसका ऑप्शन को लेकर चलेंगे। और सबसे पहले यदि हम ऑप्शन नंबर 2 को लिखेंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं आएगा। हम इसका ऑप्शन नंबर जो B है जिसमें 3 लिखा हुआ है वो हम यदि लिखेंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर आ जाएगा। हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसकी जगह हमें 3 लिखना है, 3 प्लस में 1, यहाँ पर 3 है तो हम 3 लिख देंगे, प्लस में 5 इसकी जगह फिर हम 3 लिखेंगे, प्लस में इसका हमने 3 मानना है तो हम 3 लिखेंगे, फिर 3 इसकी जगह 3 और फिर 1 का 1 बराबर में 1 3 3। ये देखते हैं दोस्तों बराबर आता है कि नहीं। हम इनको जोड़ते हैं, 3 और जो 13 16 और जो 53 69 और जो 33 101 और 31 133। ये इसका सही उत्तर सुटेबल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो B है जिसमें 3 लिखा हुआ है वो अपने जो क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम यदि ऑप्शंस को लेकर चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से ईजिली जो तरीके से इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो B है जिसमें 3 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैथ हमको नहीं आता। वो चाहे कितनी ही कोशिश कर लें उनके दिमाग में यही बात बैठी होती है कि मैथ उनको नहीं आता। और यही डर उनको दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चंस को सोल्व करने में उनका सबसे बड़ी बाधा बनता है, सबसे बड़ी रुकावट बनता है। तो सबसे पहले हमें मैथ के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो हमें प्रॉब्लम दी होती है, जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसको हमें अच्छे से समझना है। यदि हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया तो मान लीजिए कि हमारी 50% प्रॉब्लम है वो वहीं पर सोल्व हो जाती है। जब हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ही अच्छे जो अपने जो तरीका है अच्छे ढंग से उसको हमें पढ़ना होगा। तो दोस्तों हमको जब क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई है तो हम उसका सोल्यूशन भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंट रहना है कि ये जो क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, उसको मैं हल कर सकता हूँ। यदि हमारे अंदर कोई डिमोटिवेशन है, हमारे अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इन क्वेश्चंस को चाहे वो कितना भी आसान क्वेश्चन ना हो वो भी हम गलत कर बैठेंगे। तो हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है और अपने अंदर ऐसे हमें विल पावर रखनी है कि आई कैन डू इट, यानी मैं इसे कर सकता हूँ, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो अपने दिमाग से सबसे पहले ये जो भ्रम है, ये जो अपने अंदर जो डर बैठा हुआ है उसको हमें निकाल देना है कि ये जो मैथ्स है मेरे को नहीं आता, ये हमें निकाल देना है और ऐसे बोलना है आई कैन डू इट। और फिर हमें जो क्वेश्चंस को पूरी कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ना है, प्रॉब्लम्स को समझना है, उस क्वेश्चन को समझना है और इसका सोल्यूशन कर देना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इन्हीं बातों का ध्यान में रखना है। और 55वें नंबर का जो प्रश्न है, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से है और विद्यार्थियों का 50% जो उसके अंदर गर्ल्स दी हुई है। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं तो जो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत जो बॉयज़ है ये हमें बताना है। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे, ये परसेंटेज से जो संबंधित क्वेश्चन है, हम सबसे पहले इसके अंदर जो टोटल जो इसके अंदर स्टूडेंट्स है यानी विद्यार्थी है उसको हम 100 मान के चलते हैं। 100 हमने मान लिया।
60% विद्यार्थी जो है स्टूडेंट्स है वो भारत से है, इसका 60% करेंगे 60 आ जाएगा। ये 60 दोस्तों यानी भारत से है, इंडिया से है। तो अब हम देखेंगे इसमें जो भारतीय है विद्यार्थी उनका 50% दोस्तों गर्ल्स हैं। तो इसका हम देखें तो जो इसमें दोस्तों 50% विद्यार्थियों का 50% इसमें लड़कियां दी हुई है। ये जो टोटल विद्यार्थी है उसका 50% जो गर्ल्स है, तो 50 इसके अंदर क्या गर्ल्स है और 50 इसके अंदर बॉयज़ है। 50-50 का है यहाँ पर, ठीक है। और इंडियंस दोस्तों 60% है, उसमें दोस्तों 30% गर्ल्स है, जो 30% है वो दोस्तों गर्ल्स है। तो भारत की यदि 60% है यानी 60 है तो उसका 30% है यानी 18 गर्ल्स है, 18 गर्ल्स है। 60 में से 18 गर्ल्स है, 42 इसके अंदर बॉयज़ आ जाएंगे, बॉयज़ आ जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमें चलना है। और जो विदेशी जो विद्यार्थी है उसमें हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत इसके अंदर बॉयज़ है, वो हमें कैलकुलेट करना है। दोस्तों देखो हमें पता है कि 50 तो इसके अंदर गर्ल्स है और 50 ही बॉयज़ है, ये हमको पता है, ये हमको पता है। तो इंडियंस की जो इसमें 100 में से 60 है और 60 में से 18 हमें गर्ल्स दी हुई है, तो बॉयज़ कितने बच गए अपने 42 बच गए। और जो बाकी स्टूडेंट बचे वो दोस्तों 40 बच गए, क्योंकि 60 तो इंडियंस है, 100 में से 40 बच गए। उन 40 में दोस्तों बॉयज़ कितने मिलेंगे, हमको पता है कि टोटल बॉयज़ 50 है, इसमें से 42 तो इंडियन है, लेकिन जो इसके अंदर विदेशी कितने बच गए, 8 बचे हैं, 8 बचे हैं। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कि 8 का हम 40% निकाल लेंगे तो हम 100 से उसको गुना कर देंगे। तो अब हम इसको काटेंगे, ये हमारा 2 पकड़ जाएगा, अपना 20% आ जाएगा। 20% उसके अंदर बॉयज़ है, जो विदेशी उसके अंदर स्टूडेंट्स है उसके अंदर। दोस्तों इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम इसको 100 मानेंगे। 60% इंडियंस है तो 60 हो गए, इसमें से 18% जो है वो जो 18 यानी 30% दोस्तों गर्ल्स है। 60 की 30% 18 हुई तो 18 इसके अंदर गर्ल्स हो गई, 42 बच गया वो दोस्तों बॉयज़ हो गए। हमें पता है कि 50-50 का इसके अंदर रेशो है, तो 50-50 का रेशो है तो 50 इसके अंदर गर्ल्स होगी, 50 बॉयज़ होंगे, क्योंकि हमने 100 स्टूडेंट माने हैं। तो 42 तो इंडियंस हो गए। इसने विदेशी पूछे हैं तो विदेशी कितने बच गए, अपने 8 बच गए। स्टूडेंट कितने बच गए, 60% इंडियंस है, 40 बच गए। 8 का हम यदि 40 पर रेशो निकालेंगे यानी प्रतिशत हम निकालेंगे तो अपना 20% आ जाएगा। तो जिसमें ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है, तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 1 मीटर भुजा वाला एक घनिया पात्र जल से पूरा भरा हुआ है, उसने कितने मिलीलीटर जल है, पात्र की ऊंचाई को हम उसको नगण्य मानना है, उसको हमें ना के बराबर हमें मान के चलना है। ये दोस्तों हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर भुजा वाले घनीय पात्र जो दोस्तों एक जो घन है, तो घन का इसके अंदर हम आयतन को लेके चलेंगे। घन का आयतन 1 की 3 होता है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 गुणा में 1 गुणा में 1, 1 मीटर ही इसका आयतन हो जाएगा, 1 मीटर ही इसका आयतन हो जाएगा। और 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। यानी दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि 1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 जो लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम इसको इन दोनों की गुणा कर देंगे, यहाँ पर इन जो दोनों की गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। 3 0 ये है, 3 0 ये है, तो यहाँ पर 6 0 अपनी आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो मिलीलीटर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना इसका सही उत्तर होगा, जिसमें अपना 1 लाख यहाँ पर 10 लाख आ जाएगा कि 10 लाख मिलीलीटर आ जाएगा, तो जिसमें ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 1460 रुपये और 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाता है, तो हमें ब्याज की वार्षिक दर हमें पूछिए कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दोस्तों 2 वर्ष में तो वो हो रहा है 1460, 3 वर्ष में वो हो रहा है कितना, हो रहा है 1606। तो हम इसका डिफरेंस देखें तो 6, 4 और 1 146 आ रहा है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मिश्र धन जो होता है अपनी जो टोटल जो धनराशि होती है उसी पर ब्याज लगता है। यानी जो अपना मूलधन था, जो मूलधन के अंदर हम ब्याज को ऐड करते हैं तो अपना मिश्र धन आ जाता है, यानी जो टोटल अपनी धनराशि आ जाती है जो हो चुकी है, तो उसी पर हम चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लगाते हैं, यानी मिश्र धन पर ब्याज लगता है। मिश्र धन पर ब्याज लगता है तो दोस्तों सबसे पहले कितनी थी, 2 वर्ष में इतनी थी, इसी पर ब्याज लगा होगा।
इसी पे ब्याज लगा होगा। इस पर दोस्तों 146 रुपये ब्याज लगा है, क्योंकि इन जो दोनों का डिफरेंस है वो 146 रुपये है। इस पे 146 ब्याज लगा है तो इतनी हो गई। आगे दोस्तों 1606 पे लगेगा, फिर जितना आएगा उस पर लगेगा। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है। तो दोस्तों 146 रुपये लगा है 1460 पर। तो दोस्तों हमें पता है कि इसका ये 10% ही आएगा, इसका 10% आएगा। हम इसको यदि करके भी देखें तो दोस्तों 146 रुपये ब्याज लगा है 1460 पर। इसका परसेंटेज हम यदि निकालेंगे 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कटेगी, 1 पे कट जाएगा तो अपना 10 बच गया। तो इसका 10% इसका सही उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अपना बी में लिखा हुआ है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 58वें नंबर का प्रश्न है, लोहा शीशा नाइट्रोजन लिखा हुआ है। दोस्तों लोहा और शीशा दोनों के दोनों धातु होती है। नाइट्रोजन दोस्तों ये अधातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसमें 3 में जो दोस्तों लिखा हुआ है अलग अलग है तीनों। इसके अंदर दोस्तों 2 धातु है वो एक साइड में दी हुई है, और जो एक अधातु है वो दोस्तों एक साइड में दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो दोस्तों अपना 59वें नंबर का प्रश्न है, ए के बराबर में 26 लिखा हुआ है, सन के बराबर में SUN के बराबर में अपना 27 लिखा हुआ है। हमें दोस्तों कैट का बताना है कि कैट का कितना आएगा। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से करेंगे, ए को यदि हम पीछे से देखें तो 26वें नंबर पर आता है, 26वें नंबर पर आता है। दोस्तों पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम यदि पीछे से देखते हैं, दाईं ओर से हम यदि अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में 26 की जगह 27 अक्षर मान के चलते हैं, 26 की जगह 27 अक्षर मान लेते हैं। तो हम यदि इसको 27 मान के चलें, ए अपना पहले नंबर पर आता है तो ए को हम 1 इसमें से घटा देंगे, 26वां आ जाएगा, इसका स्थान 26 में आ गया। तो इस प्रकार से हम करेंगे, यानी पीछे से ए है वो 26वें नंबर पर आता है। अब हम एस देखेंगे पीछे से कितने नंबर पर आता है, पीछे से हम देखेंगे तो 27 अक्षर मानेंगे, और एस जो है वो हम उल्टे से सीधे से देखें तो कौन से नंबर पर आता है, 19वें नंबर पर आता है। 27 को हम यदि 19 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, एस का अपना 8 आ गया। यू को हम देखें तो दोस्तों 21वें नंबर पर आता है। टोटल में 27 मानने हैं, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये दोस्तों इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। एन देखें तो दोस्तों अपना 14वें नंबर पर आता है, एन 14वें नंबर पर आता है। टोटल में 27 मानने हैं, 27 में 14 हम लेस करेंगे तो इसका 13 आ जाएगा, तो इसका 13 आ जाएगा। यदि हम इन सभी को ऐड करें तो दोस्तों अपने 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। इसी प्रकार हमें कैट के अंदर जो अपने 3 अल्फ़ाबेट है CAT, इनका हम पीछे से देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आती है, ये दोस्तों कौन से क्रम पर आते हैं। तो हमें 27 ही मान के चलना है। सी अपने तीसरे पर आता है तो हम इसको 3 इसमें से लेस कर देंगे, ये दोस्तों 24वें नंबर पर आ जाएगा। ए अपना पहले पर आता है तो हम 1 इसमें से लेस करेंगे, 26 आ जाएगा। टी अपना 20वें पर आता है तो हम इसमें 20 लेस करेंगे, तो दोस्तों ये पीछे से 7वां इसका स्थान आ जाएगा। हम इसको करते हैं तो 57 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ना है हमें, क्योंकि ऊपर जोड़ा ही गया है। तो दोस्तों ये 57 इसका उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो 59वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घट जाती है। यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या 10,000 हो तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। दोस्तों हमें इसमें दी हुई है कि 20% की दर से वो घट रही है, हर साल वो 20% दोस्तों घट जाती है। 2 वर्ष पूर्व हमें 10,000 की आबादी थी, तो हमें बताना है कि अब वहाँ पर कितनी जनसंख्या है, वहाँ पर कितनी आबादी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे इसके अंदर कि 2 वर्ष पहले इसके अंदर 10,000 आबादी जनसंख्या दी गई है, 10,000 दी गई है। 20% घट रही है तो 1 वर्ष में कितनी घट गई होगी, 20% करेंगे 2,000 रुपये घट गई होगी, यानी 8,000 बच गई होगी। फिर वो दोस्तों 20% इसकी घटेगी, 20% हम इसको घटाएंगे तो 1600 घट जाएगी, 1600 घट जाएगी तो अपनी कितनी बच जाएगी, 6400 बच जाएगी, जो अपनी वर्तमान जनसंख्या होगी। क्योंकि इसमें 2 वर्ष पहले के दिखाया है तो हम 2 वर्ष आज का लेके आएंगे, तो 2 वर्ष आगे हम लेके आएंगे, तो हम इसको 2 बार ही इसके 20% हम लेस करेंगे। तो पहले 2,000 लेस किया, फिर 8,000 आया, 8,000 का 20% 1600 लेस किया, तो अपना 6400 इसका उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब जो अपना प्रश्न आता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% ह्रास होता है और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन हमें निकालना है कि कितना होगा। तो दोस्तों हम इसको करके देखते हैं कि मान लीजिए वो मूल्य 100 रुपये है। सबसे पहले उसमें 20% ह्रास होता है तो वो दोस्तों 80 आ जाता है, 80 आ जाता है। फिर उसमें 25% की वृद्धि होती है, इसके 25% यदि हम वृद्धि करेंगे तो दोस्तों ये 20 बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, क्योंकि हम इसको काटेंगे 4 पर, ये 20 बढ़ जाएगा।
तो यदि 20 बढ़ेगा तो फिर ये 100 हो जाएगा, जो कि पहले भी 100 था, तो इसका 0 आ जाएगा। 0% परिवर्तन हुआ है, इस पर इफेक्ट आया, इसमें दोस्तों चेंजेस आया है, तो 0 आ जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले 20% हम इसको लेस करेंगे, 80 आएगा 20, फिर हम 25% इस पर घटाएंगे, इसको दोस्तों बढ़ाएंगे तो हमारा 20 बढ़ जाएगा, वापस 100 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे जो 63वें नंबर का प्रश्न आता है, 5, 13, 29, 21, 161, 125 ये में दिया गया है। दोस्तों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? 5, 13, 29, 61 और 125 ये हमें दिया हुआ है। दोस्तों इनका डिफरेंस पता है, 8 आ रहा है, इनका 16 आ रहा है, इनका 32 आ रहा है, इनका 64 आ रहा है, और आगे फिर 128 का डिफरेंस आएगा। यानी हर बार डबल हो रहे हैं, 8 से डबल 16, फिर 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 यहाँ पर हम यदि ऐड करेंगे 253 आ जाएगा, क्योंकि 128 इसमें ऐड करेंगे। तो अपना जो डी ऑप्शन है जिसमें 253 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। 64वें नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें दोस्तों इस प्रकार से कुछ संख्याएँ हमें दी गई है कि 36, 16, 4, 25, 9, 1, 64, 36। यहाँ पर पूछा है कि हमें कौन सी संख्या आएगी। ये 5 का घन है, ये 6 का है और ये 8 का है। ये दोस्तों 3 का है, ये 4 का है, ये 6 का है, ये 1 का है। ये घन नहीं है दोस्तों, ये वर्ग है, स्क्वायर है। ये यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अपना 4 का आएगा, क्योंकि 5, 6 यानी पहले 1 दोस्तों यहाँ पर घट रहा है, फिर 2 बढ़ रहे, यहाँ पर 3 बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बड़ा, यहाँ पर 2 बड़े, यहाँ पर 1 बड़ा, यहाँ पर 2 बड़े, यहाँ पर 1 बड़ा, फिर यहाँ पर 2 बड़ा देंगे, 4 का आएगा, यहाँ पर स्क्वायर 16 इसका उत्तर आ जाएगा। 16 इसका उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अपना डी में लिखा हुआ है। तो इसका डी उत्तर है वो अपना सही आ जाएगा, क्योंकि ये 5 का, ये 6 का, ये यहाँ पर 8 का है, तो इसमें 1 यहाँ पर बढ़ा, फिर इसमें 2 यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर 3 का है, 4 का है, 6 पर है, तो यहाँ पर 1 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ गया। ये 1 का, ये 2 का है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ेगा, तो ये 4 का आ जाएगा। तो 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला 65वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 7/8 भाग को 21 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य की मात्रा में 50% की वृद्धि की जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों ये इसमें इस प्रकार से लिखा है कि 7/8 भाग को वो 21 दिन में कर रहा है। 8 इसके जो टोटल भाग है उसमें से 7 वो 21 दिन में कर रहे हैं। यदि वो हम इसका टोटल निकालेंगे तो उसको हम उल्टेंगे 7/8, तो दोस्तों इस टोटल जो है उसको, इस टोटल काम को वो 24 दिन में पूरा कर देगा। 24 दिन में वो उसको पूरा कर देगा। यदि 50% की हम इस काम में यदि वृद्धि कर देते हैं तो 50% इसको अधिक समय लगेगा, यानी 50% हम इसमें ऐड करेंगे तो इसमें दोस्तों 12 ऐड होंगे, 36 दिन इसका सही उत्तर आएगा। दोस्तों इसके क्वेश्चन के अंदर हमने गलती से आंसर जो है यानी जो ऑप्शंस है वो हमने गलती से इसमें गलत इसके अंदर दे दिए थे, क्योंकि ऑप्शंस जो है इसके अंदर 24, 21, 18, 15 दिया हुआ है, तो सभी ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर गलत हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 36 आएगा, तो हम इसको 36 सही मानेंगे। अपना जो दोस्तों अगला प्रश्न आता है, विषम बताना है मधुमेह, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, मलेरिया। दोस्तों जो चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, मलेरिया जो होता है इनके वाहक होते हैं कोई ना कोई बाहर से, यानी ये संचारी रोग होते हैं, लेकिन मधुमेह होते हैं दोस्तों हमारे अंदर होता है। तो इसका जो सबसे अलग है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें मधुमेह लिखा हुआ है। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेगी ये हमें बताना है। तो दोस्तों 2 और 3 इसमें जो बजते हैं, और ये दोनों की जो घड़ी है तो जो इसमें अंदर दोनों सुइयां हैं वो आपस में कब दोस्तों मिलेगी ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो दोस्तों हमें इसको समय के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, और हम इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए ये एक हमें घड़ी दी हुई है, ये अपनी घड़ी दी हुई है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 12 बजे हैं, यहाँ पर 1 बजा, यहाँ पर 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 बज गए। दोस्तों हमें पता है कि एक जो घड़ी है ये यदि यहाँ से चलती है, यहाँ पर यदि वापस पहुँचती है तो 60 मिनट तय करती है। मिनट की सुई 60 मिनट तय करती है। जब मिनट वाली सुई, ये यहाँ पर मान लीजिए मिनट की सुई है और ये यहाँ पर घंटे की सुई है मान लीजिए, तो ये सुई यदि मिनट वाली यहाँ से लेकर ये वापस सुई यहाँ पर पहुँचती है तो घंटे वाली सुई भी तो इससे पहुँचेगी। 1 पर है तो 2 पर आ जाएगी, 2 पर है तो 3 पर आ जाएगी,
यानी एक पायदान तो वो भी तो आगे बढ़ेगी। यानी ये जो मिनट वाली सुई है यदि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि वापस आती है तो घंटे वाली सुई तो एक पायदान आगे बढ़ जाती है, क्योंकि पहले 1 बजा था फिर 2 बज जाएगा, 2 बजा हो तो 3 बज जाएगा, 3 बजा तो 4 बज जाएगा। यानी जो टोटल इनमें डिफरेंस आता है, जो मिनट वाली सुई है वो दोस्तों 55 मिनट आगे बढ़ यानी बढ़ पाती है, ना कि 60 मिनट। क्योंकि घंटे वाली सुई के कंपेरिजन में हम देखें तो क्योंकि ये 60 मिनट बढ़ रही है, घंटे वाली भी तो 5 मिनट बढ़ रही है, तो दोस्तों इनमें जो टोटल डिफरेंस आता है वो 55 मिनट का आता है। 55 मिनट जो मिनट वाली सुई है वो आगे बढ़ जाती है घंटे वाली सुई से। तो अब हमें ये निकालना है कि वो आपस में कब ये दोस्तों मिलेगी। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 और 3 बजे के बीच में ये दोनों सुइयाँ कहाँ पर मिलेगी, ये हमें पूछा है। इस घड़ी के अंदर यदि 2 बजे हैं तो घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों हमें पता है कि ये 2 और 3 के बीच में ही इनको मिलना है, तो ये जो मिनट वाली सुई है ये दोस्तों यहाँ पर आएगी, तो दोस्तों ये 10 पर तो आएगी, 10 पर आएगी। अब इनका हम डिफरेंस लेकर चलते हैं। हमें पता है कि ये जो मिनट वाली सुई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मिनट की दूरी तय करती है, 60 मिनट की दूरी तय करती है। जब ये 60 मिनट की दूरी तय करती है तो घंटे वाली सुई भी 2 पर है तो वो दोस्तों 3 पर आ जाती है, 3 पर है तो वो 4 पर आ जाती है, तो 5 मिनट वो आगे बढ़ जाती है। तो इनमें जो टोटल डिफरेंस होता है वो 1 घंटे में वो दोस्तों 55 का होता है, 55 का डिफरेंस होता है। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्तों 60 मिनट, जो मिनट वाली सुई 60 मिनट निकालती है तो इन पर जो डिफरेंस है वो दोस्तों 55 का आता है। अब हम इस पर निकालेंगे तो ये दोस्तों 5 पे कटेगा, 12 आएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 120/11 आ जाएगा, 120/11 आ जाएगा। तो अब हम इसको सही में यदि चेंज करें फ्रैक्शन में इसके अंदर तो ये अपना कि 10 सही 10/11 आ जाएगा, 10 सही 10/11 अपना आ जाएगा। तो 2 बजकर जो अपना आया है 10 सही 10/11 मिनट पर ये दोस्तों मिलेगी, ये दोनों आपस में मिलेगी। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। आगे प्रश्न आता है, एक समूह में समान संख्या में गायें और ग्वाले हैं, इनमें टांगों की संख्या सिरों की संख्या से 4 गुणे से 28 कम है, तब ग्वालों की संख्या हमें निकालनी है। दोस्तों ये क्वेश्चंस भी हमें यदि ऑप्शन के हिसाब से लेकर चलें, यानी ऑप्शन को लेकर चलें तो इसको हम आसानी से कर देंगे। इसमें बी ऑप्शन जिसमें 14 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर होगा। हम यदि 14 को लेकर चलें, 14 को यानी 14 ही गायें हैं और 14 ही इसके अंदर ग्वाले हैं, जो कि ग्वाले हैं। हम इसको करेंगे तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो काऊ है, जो गाय है, इसकी 4 टांगे होती है तो 56 टांगे हो गई। यहाँ पर जो ग्वाले इनकी 2 टांगे होती है तो 28 टांगे यहाँ पर हो गई। टोटल दोस्तों यहाँ पर 84 ये टांगे हो गई। अब इनके यदि हम सिर देखें तो काऊ का 1 सिर होता है, एक काऊ का, एक ग्वाले का भी 1 सिर होता है, तो 28 सिर हो गए, यहाँ पर 28 सिर हो गए। और ये कहता है कि सिरों की संख्या के 4 गुणे से 28 कम है, जो टांगों की संख्या है। इसका हम यदि 4 से गुणा करें तो अपना 112 आ जाएगा। 112 से 28 कम आना चाहिए, 28 से कम आएगा। 112 से यदि हम 84 को लेस करेंगे तो 28 ही आ जाएगा, 28 ही आ जाएगा। तो अपना 14 यहाँ पर सुटेबल आंसर है, तो 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम ऑप्शन को लेकर चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन का यहाँ पर यूज किया, क्योंकि 14 यहाँ पर गायें हैं, 14 ग्वाले हैं, तो जो गायें हैं उनकी टांगे 56 आएगी, ग्वाले हैं उनके 28 आ जाएगी, तो टोटल टांगे जो है वो 84 आ जाएगी। टोटल सिर अपने 28 आ जाएंगे। सिरों के 4 गुणे 112 आया, वो दोस्तों जो टांगे हैं वो 28 कम है। यदि हम इनका डिफरेंस देखें तो वो 28 ही आएगा। तो इसका 14 जो जिसमें बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ये दोस्तों हमें बतानी है। और इसके अंदर जो हमें संख्याएं दी गई है वो है दोस्तों सबसे पहली 1/2 की -6। यदि हमें इस माइनस को कैंसिल करना है तो इसको हम उल्ट देंगे, इसको पलट देंगे, यानी 2 की 6 आ जाएगी, ये 64 आ जाएगी अपनी। दूसरी जो संख्या है 1/4 की -3, तो यहाँ पे करेंगे माइनस वाले को हम यदि कैंसिल करेंगे तो इसको उल्ट देंगे, तो 4 की 3 आ जाएगी, 16 तिया 48 ये आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ जाएगा, ये भी 64 आ जाएगा। और अब हम करते हैं जो अपनी अगली संख्या है, इसमें एक संख्या हमें दी हुई है 1/3 की -4 हमें दिया हुआ है। ये यदि माइनस हम हटाएंगे तो ये दोस्तों हम उल्टेंगे, 3 की 4 आ जाएगी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81 इसका आ जाएगा। अभी तक ये सबसे बड़ी संख्या है। 1/6
कि -2 है, माइनस का हटाएंगे तो ये हम उल्टेंगे 6 की 2 आ जाएगी, ये 36 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमें पता है ये भी 64 आया, ये भी 64 आया, ये 81 आया, ये 36 आया। तो सबसे बड़ी हमें पता है कि 81 आया है। 81 किसका आया? 1/3 वाली का है। तो इसका सी ऑप्शन जिसमें 1/3 की -4 लिखा हुआ है ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने जो 41 से लेकर 70 तक जो क्वेश्चन थे अपने, उनका हमने सोल्यूशन कर दिया है। अब दोस्तों जो अपना बचा हुआ पार्ट है उसका सोल्यूशन भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। जो दोस्तों इससे पहले वाला 21 में जो वीकली टेस्ट का सोल्यूशन है वो भी दोस्तों उसका पार्ट मेरे पास है, वो भी दोस्तों अपलोड करना बाकी है। तो दोस्तों इसका जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको भी दोस्तों हम जल्दी ही करेंगे। और अपना जो 22 में जो वीकली टेस्ट है दोस्तों, अभी तक बहुत सारे ऐसे वीकली टेस्ट है जिनका सोल्यूशन मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको नहीं दिया है, तो उनका भी मैं सोल्यूशन इसके चैनल में धीरे धीरे डालने की कोशिश करूंगा। और अगला जो अपना 23वां वीकली टेस्ट होगा उसका भी सोल्यूशन हम इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं किसी HSC CET के किसी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक को लेकर, या फिर दोस्तों अपना जो 23वां वीकली टेस्ट होगा उसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।